हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अपना डाइजेशन सिस्टम जो है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र हिंदी में बोलते हैं, उस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड पूरे डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इसके पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले कई सारी चीजें पढ़ाई हैं, उसका मैं डिटेलिंग बता देता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो उन चीजों को भी जाके देख लीजिए। इसके पहले हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, या कह सकते हो इसके भी पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो किस किस तरह की चीजों को यूज करते हैं अपना भोजन बनाने में। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फिर वो वाटर एंड मिनरल्स कैसे कैसे पौधों के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद आप फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि जो सूर्य की लाइट होती है उसका यूज कैसे करते हैं, और सूर्य की लाइट के साथ साथ उन्हें किस चीज की जरूरत होती है। जैसे आप नाम सुने होंगे कि क्लोरोफिल जो होता है उसकी जरूरत होती है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, मैंने आपको बताया था। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर इतनी सारी प्रोसेस है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने पढ़ा था दूसरा सेक्शन जो हमारा आता है, जैसे हमने बहुत सारी चीजें कि हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है। जैसे यहाँ पे पौधे के अंदर तो एनर्जी वो खुद पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है, हम अपनी एनर्जी को खुद, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दूसरों के ऊपर जब हम लोग डिपेंड करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें एनर्जी कौन कौन देता है, वो एनर्जी के पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि एक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेलिंग हमने देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह का होता है। मोनोसेकेराइड, फिर डायसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है? तो आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, लैक्टोज आता, सॉरी, हाँ, गैलेक्टोज आता है। उसके बाद डायसेकेराइड में आप जाओगे तो आपको क्या नाम है, वहां पे आपको सुक्रोज मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, माल्टोज मिलेगा। पॉलीसेकेराइड में आप जाओगे तो सेल्यूलोज मिलता है एंड मेनी थिंग्स मिलती हैं। तो वो कैसे कैसे सेल्यूलोज डायसेक्राइड के अंदर आता है, कैसे आपका लैक्टोज आता है, लैक्टोज की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैलेक्टोज की क्या प्रॉपर्टी होती है। गैलेक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज जो होता है वो माँ के दूध में पाया जाता है, क्योंकि वो डायसेक्राइड है, इसलिए उसके अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो होता है वो मिलके बना होता है। सो दोस्तों, प्लीज आप लोग इस पेंडेमिक के अंदर अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और बहुत ही सीरियस सिचुएशंस चल रही हैं हमारे पूरे देश में। सो मैं तो प्रेयर करता हूँ हर उस बंदे के लिए जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है। आप लोग भी ऐसे हर आदमी को, जो भी आपके अगल बगल हो, उसको हेल्प करने की कोशिश करो, ठीक है। और हमारी टीम में भी कुछ सर हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है थोड़ी बहुत, तो वो लोग भी एक तरह से क्वारंटाइन है अपने घर पे। तो प्लीज आपकी क्लासेस थोड़ी बहुत शेड्यूल्स में डिस्टरबेंस हो रही हैं, सो उसके लिए आप परेशान ना हो। जो वीडियोज आपको मिल रही हैं उनको आप शिद्दत से देखो, और हमारा जो ऐप है, ठीक है, हमारा जो ऐप है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ऐप के अंदर जो हमने आपका केबीएस का जो स्पेशल कोर्स तैयार किया है, वो कोर्स जो है वो आप लोग जाके देख सकते हो। केबीएस का जो स्पेशल कोर्स है उसको हमने तैयार किया है, आप लोग उसमें देख सकते हो। अभी तक टिल द डेट 515 प्लस स्टूडेंट ने उसको अपना एनरोलमेंट उसमें करा लिया है, और वो बच्चे आपसे 2 से 3 महीने पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। सो देखो, होता कुछ नहीं है, आप भी वो चीज को करोगे, लेकिन तब करोगे जब आप नोटिफिकेशन देखोगे। और नोटिफिकेशन जो है उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास इतनी ज्यादा वीडियोज हो जाएंगी कि आप सोचोगे सर कैसे पढ़ें, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अभी वीडियोज को खत्म कर लेंगे, और फिर ये हमारे साथ साथ जैसे हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप लोग टेस्ट में भी आ सकते हो। नेक्स्ट वीक से हो सकता है हम लोग टेस्ट को भी रखें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा, तो आप लोग ऐप पे उसको देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो नोटिफिकेशन के बाद आप जब पढ़ाई को स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज की कि सर बहुत लेंदी हो गया है चीजें, हम कैसे उसको मैनेज करें। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से स्टार्ट करो, और 1 महीने जो वो बच्चे आगे हैं उनके साथ में आ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती। 3 महीने का टाइम होता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके वो देख लीजिए, और सब मैनेज करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बायोलॉजी की सीरीज पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ अच्छे से, कि एक एक तिनका तिनका मैं उसका करा रहा हूं। सो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जितने लोग अभी तक अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट नहीं सेंड किए हैं वो सेंड कर दें,
जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होती रहे। उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो अपना नाम और पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी, उसको वो लिख करके सेंड कर दें, जिससे टाइम टू टाइम उनको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है। सो अभी क्लासेस थोड़ी हो सकता है आपकी डिस्टर्ब चल रही हो, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्यूटी में लग गए हैं, और या फिर कहीं ना कहीं उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन सिस्टम। तो जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि इसके पहले हमने फिनिश क्या क्या कर लिया, तो हमने पढ़ लिया है फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में हम काफी डिटेल में पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे कैसे ऑकर्ड होती है, कैसे कैसे वो चलती है, वो सब हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था एनर्जी के अंदर, यानी एनर्जी जो हमारी बॉडी से रिलेट करती है। फोटोसिंथेसिस में तो जो पौधे होते हैं वो अपनी एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है। तो एनर्जी के अंदर जो हमारी बॉडी में रिलेशन होता है, उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। क्या है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। ठीक है। जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तब पूछा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो वो है ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है ये। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे, बाद हमने पढ़ा था फैट। देखो दोस्तों, ये इसका रिलेशन है डाइजेशन सिस्टम में, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं आज। फैट का जो है, इसको हमने पढ़ा था, ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर होता है। मैक्सिमम एनर्जी यानी हमारी बॉडी को अगर अधिक ऊर्जा की जरूरत है, तो वो फैट जो होता है, या कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बॉडी में? सबसे ज्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है। लेकिन तुरंत अगर हमारी बॉडी को जरूरत है तो हम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक सबको? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो फैट के बाद तीसरा हमारा जो आता है वो आता है प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन आता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा जो होता है प्रोटीन आता है। और प्रोटीन जो होता है ये बनता कैसे है? तो ये एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड से, या कह सकते हो कि जब 50 मॉलिक्यूल एमिनो एसिड होता है तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ऐसा कुछ इसका सीन होता है प्रोटीन का। अब सवाल आता है, सर तो आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? जब आप पढ़ा चुके हो तो हम लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग देख लोगे, मुझे पता है। बट पता है कि डाइजेशन सिस्टम में इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे पचता है। भाई डाइजेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर कोई चीज पचती कैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे पचती है, फैट कैसे पचता है, प्रोटीन कैसे पचता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारा बॉडी जो होती है वो किस किस तरह से पचाने की प्रोसेस करती है। मतलब पहले किसको पचाएगी, बाद में किसको पचाएगी, फिर उसके बाद किसको पचाएगी, फिर वो जो पचा हुआ चीजें होती हैं वो किस फॉर्म में बाहर निकलती हैं। लिक्विड हो गया, फिर आप सॉलिड हो गया, ये किस किस फॉर्म में बाहर निकलती हैं, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। कितने स्टेप से हमारा पाचन होता है ये भी हम देखेंगे। तो इसलिए मुझे इतनी चीजें आपको बतानी थी। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सर, अब सवाल आ गया कि सर डाइजेशन सिस्टम फिर होता क्या है ना? डाइजेशन सिस्टम होता क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइजेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है। डाइजेशन सिस्टम जो है, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी परिभाषा में हम लिख लेते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया हूं, आंखों को सूट करता है ये। ठीक है। तो डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसका सिंपल सा काम होता है कि अब सोचो, ऐसे नॉर्मल सोचो, आप खाना खाते हो, तो जो आप खाना खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। जटिल अणुओं की संगठन होता है। जैसे रोटी हमने खाया तो क्या रोटी डायरेक्ट पेट में जाती है? जैसे गाय भैंसों का क्या है, वो जो खाते हैं वो डायरेक्ट पेट में जाता है। ठीक है। वो मुंह से लेके डायरेक्ट पेट में ले लेते हैं, फिर वो वापस उस चीज को लाते हैं और जुगाली करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि हम जब कोई भी चीज खाते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। इसका मतलब वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जटिल अणु होते हैं, जिन्हें हम तोड़ के सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। तो इसका मतलब पहले तो हमारा पाचन जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट कहां हो जाता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। माउथ क्या करता है? उसको छोटा बनाने का काम कर रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो डाइजेशन सिस्टम क्या होता है कि सिंपल सा का, इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहोगे तो सिंपल सा आपको लिखना है, व्हेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप नंबर 1 पे लिख लो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना या ब्रेकडाउन होना, ठीक है, ब्रेकडाउन होना, यही है हमारा डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो ये जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना, जैसे समझो एक बड़ी सी रोटी है आपके पास, ठीक है, और इस रोटी को जब हम मुंह में लेते हैं तो हम सबसे पहले तो हम खुद तोड़ देते हैं इसको बाहर ही, ऐसे कुछ पार्ट्स में हम तोड़ देंगे इस रोटी को, है ना, कुछ पार्ट्स में आप तोड़ के खाते होगे। तो मान लो आपने पहले ही तोड़ा तो इसका मतलब है ये पूरी रोटी कॉम्प्लेक्स थी, आपने उसको तोड़ा तो पहला स्टेप हुआ, और तोड़ के जब उसको एक पार्ट को आप माउथ के अंदर लेते हो, जब एक पार्ट को आप क्या करते हो माउथ के अंदर लेते हो, तो ये जो रोटी है हमारी, ये जो ब्रेड है हमारी, उसको हम अपने दांत के हेल्प से, इसकी हेल्प से, दांत के हेल्प से, और हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, ठीक है ना, सलाइवा जो पाई जाती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि सलाइवा और दांत की हेल्प से जब तोड़ते हैं तो एक स्टार्च का फॉर्म बनाते हैं। अभी ये सब चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आप समझते जाओ क्या होता है, बहुत नॉर्मल वे में मैं समझा रहा हूं। रोटी का एक मॉलिक्यूल हमने लिया, या कह सकते हो एक जटिल अणु लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया, जिसको हमने क्या किया, एक सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए मुंह के अंदर लिया, और मुंह के अंदर जो तोड़ना होता है इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ठीक है, किस में तोड़ दिया गया है, सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा है। ठीक है, तो ये जो तोड़ना होता है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमने तोड़ दिया है, ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे 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 सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस, कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, बॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में तोड़ रहे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ रहे होते हैं, तो वही जो प्रक्रिया होती है उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर हम एक और परिभाषा लिखें तो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे डाइजेशन का, कल से हम स्टार्ट करेंगे पूरा डाइजेशन सिस्टम, जिसके अंदर धीरे धीरे पहले हम मुंह से पढ़ेंगे, मुंह के अंदर कैसे पाचन होता है, किस चीज का पाचन होता है, फिर हम आएंगे स्टमक के अंदर किस चीज का पाचन होता है, या जो हमारी ग्रसिका होती है, जो फेरिंक्स होती है, या जो नली होती है, पाचन नली होती है, इसके अंदर कैसे कैसे सिस्टम बना होता है, किस किस चीज का पाचन होता है। आपको हैरानी होगी पाचन नली की जो लेंथ होती है वो टोटल कितनी होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे पाचन नली बोलते हैं, उसकी 33 फीट लॉन्ग होती है वो, मतलब मुंह से लेकर के आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारी पूरी होती है, क्या नाम होती है उसका, एक तरह से जो हमने पाचन नली बोला है वो होती है। क्लियर हो गया? तो इन अदर वर्ड्स डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइजेशन कैसी प्रक्रिया है, तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्लियर हो गया? डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटना। अब ये डाइजेशन किसी के भी अंदर हो, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे गाय भैंसों के अंदर हो, चाहे किसी भी एनिमल के अंदर हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जिनका हमारे शरीर में
टूटना होगा या जो हमारे शरीर में टूटेंगे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारे शरीर में शरीर में टूटेंगे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स निम्न प्रकार हैं। तो आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर ब्रेक डाउन इन आवर बॉडी इज फॉलोइंग। ठीक है, वो क्या है, नीचे है। नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट ही मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों ग्लूकोज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, या कह सकते हो सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड आएगा, डायासेक्राइड आएगा, पॉलीसेक्राइड आएगा। मोनोसेक्राइड के सेक्शन में कॉपी अगर खोल के आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि मोनोसेक्राइड के सेक्शन में कौन कौन से आते हैं। आपको ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। ठीक है, उसके बाद आप जब डायासेक्राइड में देखो कि उसमें लैक्टोज आता है, फिर उसके बाद सुक्रोज आता है, क्लियर हो गया, माल्टोज आता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट लिखने का मतलब भैया आपकी बॉडी में माल्टोज भी जा सकता है, आपकी बॉडी में सुक्रोज भी जा सकता है, आपकी बॉडी में क्या जा सकता है, ग्लूकोज भी जा सकता है, आपकी बॉडी में गैलेक्टोज भी जा सकता है। अब सोचो अगर गैलेक्टोज गया तो वो नॉर्मल दूध में मिलता है हमें, ठीक है, मतलब जो दूध हम गाय भैंसों का पीते हैं उसमें गैलेक्टोज मिलता है। क्लियर हो गया, तो उसका भी टूटना क्या हो जाएगा, वो भी पाचन होगा। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है, ठीक है, विटामिन का पाचन का सॉरी प्रोटीन का पाचन कहां से होता है एंड फैट का पाचन कहां से होता है, इस सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी बस ये समझते हैं कि वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में टूटेंगे या पाचन क्रिया में टूटेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीजें होती है, तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटते हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाएंगे वो टूटेंगे तो मोनोसैकेराइड में टूटेंगे। मोनोसैकेराइड, थोड़ी सी स्पेलिंग का काम चला लेना, बायोलॉजी की स्पेलिंग चूंकि मैंने फिजिक्स ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, तो बायोलॉजी की स्पेलिंग्स मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रहती हैं, तो इस चीज को ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो होता है, मोनोसैकेराइड ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो होता है यानी कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे वो किस में टूटेंगे, वो ग्लूकोज में टूटेंगे। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटीन की, या आप कह सकते हो कि दूसरा हमें फैट लिखना चाहिए था, तो हम इसको लिख लेते हैं फैट। चाहिए था क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा हमारा टाइम खत्म हो रहा है, पेपर आ गया तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलो, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं फैट की। तो फैट जो होता है दोस्तों, ये टूटता है फैटी एसिड जिसके पाचन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है लीवर हमारा। ठीक है, खास करके गाल ब्लैडर पाया जाता है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में। मैंने आपको बताया अगर 50 अमीनो एसिड मिले तो जाकर के एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का निर्माण कर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया, तो ये 3 बंदे हैं जिनका पाचन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सवाल आता है कि जो पाचन होता है वो कितने स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नोट डाल के। ठीक है, पाचन के 7 चरण निम्नलिखित हैं। There are 7 steps of digestion system are following। निम्नलिखित हैं, इंग्लिश वाले सुन के लिख लिया करें, निम्नलिखित हैं। There are 7 steps of digestion system या digestive system are following। नंबर फर्स्ट,
वैसे भी बहुत सारी चीजें हम लोग बायोलॉजी के अंदर इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हैं। इंजेशन, इंजेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मुख से शुरुआत, या आप इसको लिख सकते हो मुख से शुरुआत। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है? मुख से ही होता है। क्लियर हो गया? दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे, या दूसरा स्टेप जो होता है हमारे पाचन का, वो होता है सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब होता है जब लार का मिलना शुरू हो जाता है, लार का मिलना किसमें? जो भी हम खाएंगे। यहां पे हम दांतों की बात करेंगे, ठीक है, दांतों की बात करेंगे। तो दांतों के भी बारे में हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है। तीसरा होता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन है ना, नहीं सॉरी, प्रोपल्सन होता है, प्रोपल्सन होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जब हमारा लार मिल जाता है और दांतों से खाना टूट जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस खाने को निगलते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर लेने से और स्टमक तक पहुंचने में जो प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो निगलने से स्टमक तक पहुंचने में, निगलने से स्टमक तक पहुंचने में जो भी क्रिया की जाती है उसे प्रोपल्सन बोलते हैं। जो भी क्रिया, क्या, अब वो एक छोटी सी नली होती है जिसके थ्रू हमारे स्टमक तक खाना जाता है, स्टमक में जाकर हमारा HCl सिक्रेट होता है जो खाने को एसिडिक नेचर में बना देता है। फिर वो खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तुरंत लीवर से सिक्रेशन होगा, आपके पैनक्रियास से सिक्रेशन होगा, तो वो फिर एसिडिक नेचर को खत्म करते हैं, यानी कि जो भी सिक्रेशन होगा वो बेस का होगा, जिसे वो डाइल्यूट करते हैं, या कह सकते हो कि उसे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो प्रपल्सन हो गया निगलने से स्टमक तक। चौथा होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन स्टार्ट होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होगा दोस्तों, वो कहां से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा। क्लियर हो गया? पांचवा हमारा है एब्जॉर्प्शन। अब जब हमारा खाना पच जाएगा, एब्जॉर्प्शन, खाना पच जाएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको स्टोर करने का, यानी पोषक तत्वों को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, पोषक तत्व को पोषक तत्वों को प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया, पहुंचाने की प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि सर ये जो पोषक तत्व हमें मिलेंगे, यानी कि जो एनर्जी के फॉर्म में जैसे ग्लूकोज मिलेगा या और सारी चीजें मिलेंगी, तो वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक जाएगा कैसे? तो वो बाई ब्लड जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि ब्लड के थ्रू वो चीजें कैसे जाती हैं, ठीक है। या एब्जॉर्प्शन के थ्रू आप लिख सकते हो कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और जो इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम बॉडी तक पहुंचाना, यानी एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। पेडागोजी के सेक्शन में भी आप एसिमिलेशन का नाम सुने होंगे। उसे बोलते हैं पोषक तत्वों का प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए सातवां यानी लास्ट स्टेप हमारा है डेफिगेशन, ठीक है, डेफिगेशन, जिसे बोलते हैं हम परित्याग, यानी कि जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है या जो हमारा वेस्ट होता है उसे बाहर निकालना। ये 7 चरण होते हैं जिसमें हमारा पाचन, आपका जो पाचन होता है वो क्या होता है, वो आपका पूरा का पूरा पाचन इसमें हेल्ड होता है, या कह सकते हो आप ये सिस्टम है, इसके थ्रू हमारा पूरा पूरा
पाचन चलता है। तो आई थिंक दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो भी सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें उसके अंदर होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना, ठीक है। टूटने में जो प्रोसेस होती है उसे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं, यानी किसी भी चीज का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना जो होता है वो कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब देखो अगर हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ लिया तो हम लगे हाथ यहां पढ़ लेते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब मिलके क्या निर्माण कर दें, एक बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर दें, एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण कर दें, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी सिंपल है, इसका जो उल्टा प्रोसेस होगा वो कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म का जो उल्टा होगा वो कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। याद करने का ट्रिक क्या है, देखो इसकी जो शुरुआत होती है वो ए से होती है, एनाबॉलिज्म याद रखो, कैटाबॉलिज्म अपने आप याद हो जाएगा। ए जो है वो सबसे पहला लेटर है, या कह सकते हो कि सबसे छोटा माना जाएगा, क्योंकि हमारी अगर हम रो कोई बनाते हैं अपने स्कूलों में कॉलेजेस में तो जो सबसे छोटा बंदा होता है उसको आगे खड़ा करते हैं। तो अगर हम ABCD लिखना शुरू करें तो सबसे पहले ए आएगा, इसका मतलब ए छोटा है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पहले रहेंगे। इसका मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स अगर पहले रहेंगे तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल। इसका मतलब ए से याद रखना, ए सबसे पहले आता है लाइन में, और लाइन में पहले वही आता है जो छोटा होता है, यानी कि ए छोटा हो गया, यानी एनाबॉलिज्म जो होगी वो छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी। अब इसी का रिवर्स हो जाएगा, जो कैटाबॉलिज्म होगी वो बड़े मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी। तो जब बड़े मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी तो टूटेगी छोटे मॉलिक्यूल में, और ए फॉर छोटा मॉलिक्यूल, यानी छोटा मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा तो टूटेगा बड़े मॉलिक्यूल में। तो सिंपल सी प्रोसेस है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों प्रोसेस जब मिल जाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, व्हेन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिज्म है, ठीक है, और एनाबॉलिज्म है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन जब हो जाते हैं तो उसे हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। सेम उसी तरह से है जिस तरह से केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन होता है। ये दोनों जो प्रोसेस होती है जब इनको आप मिला देते हो तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में होता है सेम इसी तरह से यहां भी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है उसको छोड़ देना, और इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। यानी कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होती है वो बॉडी के अंदर किस तरह से होती है, या उसके कुछ एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपका ये जो रिवीजन का सेक्शन है वो आपको मैं फिर से करवा देता हूं। डाइजेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया, कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया। जो हमारे शरीर में टूटेंगे उन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है जो टूटेगा मोनोसेक्राइड में, जिसमें ग्लूकोज में टूटेगा वो, एंड फैट जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। फैटी एसिड को पचाने में लीवर जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद साथ खास करके जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें पथरी हो जाती है, फिर उसको डॉक्टर्स जो होते हैं वो गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं और आपको मना कर देते हैं कि आपको कोई भी फैट की चीजें नहीं खानी है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो गाल ब्लैडर होता है उसकी भी कहानी को हम लोग देखेंगे। प्रोटीन के बारे में देखते हैं तो एमिनो एसिड जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है। क्लियर हो गया। फिर हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म देख ही लिया है। जो पाचन होता है वो 4 चरणों में होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, जब आपका पहला चरण इंजेशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम दांत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को देख लीजिएगा। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल होती हैं और जो कुछ ग्रंथियां होती हैं जो सहायक अंग की तरह काम करती हैं, जो हेल्प करती हैं डाइजेशन सिस्टम को बनने में। एक तो होता है आपका पूरा का पूरा एक कैनल होती है, एक कह सकते हो कि नलिका होती है जिसमें हमारा खाना घूमता रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उस खाने में जो अंग होते हैं जो हेल्प करते हैं उन्हें हम एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।